नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी सीट पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज दिल्ली वालों को संबोधित किया। वह मुख्यमंत्री की सीट थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के रूप में वीडियो उसी सीट से आता था। वो सीट जानी पहचानी है। जानी पहचानी इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ही नेक काम किया था। मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर को फेंक करके भगत सिंह की तस्वीर लगाया था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। दोनों को तस्वीर लगाने के पीछे उद्देश्य वोट बैंक को साधना था। आज अरविंद की पत्नी केजरीवाल सुनीता ने दोनों महान महापुरुषों के बीच में भ्रष्टाचारी, शराब घोटाला और अनेक घोटालाओं में संलिप्त अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी। बाबा साहब को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। आप लोग उस तस्वीर को एक बार ध्यान से देखिएगा। भगत सिंह तो फाइटर आदमी थे, उन्होंने तो अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था, बम मार देने वाले आदमी थे। वो तो मुंह फेरते नहीं, वो तो मुंह मोड़ देते हैं, मुंह तोड़ देते हैं। तो भगत सिंह जी तो गुस्से में लाल होकर के देख रहे हैं और मुंह तोड़ने के विषय में सोच रहे, लेकिन वो कह रहे कि अभी हमारा वाला जमाना रहा नहीं, दिल्ली की जनता तोड़ेगी, तो मैं क्यों अपना हाथ खराब करूं इस नापाक आदमी पर अपना कुछ विचार करके। लेकिन बाबा साहब लोकतांत्रिक भारत में थे, चुनाव जीते थे, चुनाव लड़े, तब चुनावी राजनीति में भी थे, उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट किया था। तो वो बेचारे बम मारने वाले शख्सियत नहीं थे, पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। तो उन्होंने पापियों को देख करके मुंह मोड़ लेना ही उचित समझा। आप एक बार पुनः उस वीडियो को देखिएगा, आप मेरी बात को सच पाएंगे। बाबा साहब ने मुंह मोड़ लिया है और भगत सिंह जी ने गुस्से में मुंह तोड़ने की सोच लिया है, और सुनीता केजरीवाल बेहयाई से ड्रामा करती हुई अरविंद केजरीवाल के नाम की आंसू बहा रही है। खैर, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल राजनीति में मुद्दा रहे ही नहीं, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है, उनका मायाजाल फट चुका है। खैर, आज चर्चा कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ टूटे हुए, छूटे हुए, कमजोर और लटके हुए। कांग्रेस में जो मजबूत हाथ है, जिसको कांग्रेस भी मानते हैं कि कांग्रेस का सबसे मजबूत हाथ है, वो है सोनिया गांधी का हाथ, राहुल गांधी का हाथ, प्रियंका गांधी का हाथ। अभी तक वो कांग्रेस के साथ ही है, उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। और बाकी कांग्रेसी है ही नहीं है, वो सब के सब एक ऑर्डरली है, उनका होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कांग्रेस जैसे पार्टी में, या और भी अब तो आजकल सभी पार्टियों की स्थिति है, सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, जिनकी कोई अपनी वजूद हैसियत नहीं है। वो जिस तरह से होटल में वेटर ऑर्डर लेता है और ऑर्डर पूरा करता है, वो लोग भी वेटर की तरह से ऑर्डर लेते हैं और अपनी पूरे होशोहवास, मेहनत, ईमानदारी से ऑर्डर पूरा करते हैं। कई बार वो ऑर्डर पूरा कर देते हैं, और कई बार जैसे होटल में होता है ना कि भाई वेटर बहुत बढ़िया से लेके आया, लेकिन ग्राहक को बुरा लग जाता है कि यार तेरा पानी ठीक नहीं था, तेरा दाल में तड़का बढ़िया से नहीं था, ग्राहक मीन मेक निकाल करके चला जाता है। स्थिति उनकी वही है। मित्रों, मेरा सोच, मेरा चिंता यह नहीं है कि कौन आया कौन गया, क्यों आया क्यों गया, ये भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कौन कौन आया, वो जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। क्यों आया, इसलिए कि भाजपा में टिकट की बात हो रही है, और कुछ नहीं होगी तो सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता ही कहीं जाएंगे। यही वहां के जीते संसद से बड़ी योगदान है कि भाई आप किसी सरकारी महकमे में फोन करेंगे, मैं राकेश सिंह परमार, जीता हुआ विधायक फलाना पार्टी, जीता हुआ सांसद फलाना पार्टी, बोला सब बोलिए, और मैं फोन करूं राकेश सिंह परमार, भाजपा कार्यकर्ता, सरकारी पार्टी, तो दोनों की रिएक्शन और एक्शन में अंतर होगा, यह तो बात है। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि हम मतलब भाजपाई, मैं अभी भाजपा के रूप में बोल रहा हूं, कि हम कल भाजपाई कांग्रेस की आलोचना करते थे, उसमें कांग्रेसी भी थे, क्योंकि कांग्रेसी से ही तो कांग्रेस बना।
और कांग्रेस ही बना। मतलब सिक्का के दो पहलू है, एक तरफ की ढलाई होगी तो दूसरा तरफ वाला अगर चिकना होगा तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ ढलाई होनी चाहिए। नोट में दोनों तरफ प्रिंट नहीं होगा तो वो करेंसी मार्केट में चलेगी नहीं। तो दोनों तरफ की प्रिंट मतलब एक तरफ पार्टी और एक तरफ पार्टी वर्कर है, तभी जाकर के पार्टी की वजूद बनेगी, अस्तित्व बनेगी। तो इन जिन कांग्रेस और कांग्रेसियों के विरुद्ध में हम तरह तरह की बात करते थे कि भाई ये परिवारवादी पार्टी है, ये अवसरवादी पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इन्होंने नहीं कर रखे हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जिन्होंने नहीं किया है, ऐसी कोई घोटाला नहीं है जो उन्होंने नहीं कर चुके हैं। तो आप इनको हटाइए और हमको लाइए। हमने मतदाता को बता कि भाई मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यार, ये तो सारा महापापी लोग हैं। 600 रुपया के कुर्सी को 6000 रुपया किराए पर ले रहे हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। यहां पर एक मंत्री को 30% कहा जाता तो उसका नाम 30% था, वगैरह वगैरह। और हम माने और हमने मतदान दे दिया। अब हमने जिस महापापी को मतदान दिया था, कॉमनवेल्थ गेम में जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था, अब वो इस पार्टी में है। जो आदमी सबूत मांगता था टीवी चैनल पर, एक दो में मैं भी बैठा हूं, छोटे छोटे चैनलों पे आता हूं, कभी कभी बड़ा वाले भी बुला लेते हैं। यही संजय निरुपम कह रहा था कि ये मोदी झूठ बोल रहा है, सबूत दो। हमारे सेना पर संदेह उठाने वाला संजय निरुपम आज भाजपा पर है और कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है। ये गौरव बागला रोज टीवी पर मोदी को गिराता था, भारत की नीतियों को और भाजपा की नीतियों को नुकसान पहुंचाता था और मीन मेक निकालता था। और आज कह रहा है कि जी हमको बड़ा तकलीफ है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो कांग्रेस उससे पीछे रह गई। राम मंदिर तो साल भर से बन रहा था। राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा हुए भी महीनों हो गए, भगवान राम विराजमान हो गए वहां और लाखों लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। चुनाव के 4 दिन पहले आपको ये दिव्य ज्ञान हुआ कि कांग्रेस राम मंदिर को नकार रही है, राम के अस्तित्व को नकार रही है। कांग्रेस ने तो कभी भी सनातन को स्वीकार नहीं किया। भाई कांग्रेस के जो जन्मदाता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहते थे ना कि मेरा तो गलती से हिंदू में जन्म हो गया, मैं तो विचार से क्रिश्चियन हूं, धर्म से मुसलमान हूं, हिंदू तो मैं बेमतलब का हूं, मैं तो मानता नहीं कि मैं हिंदू। इंदिरा जी मजार पर फातिया और तजिया पढ़ने जाती थी। सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है ही है, उनमें तो कहीं कोई संदेह नहीं, लेस मात्र भी नहीं, वो तो वैसे ही क्रिश्चियन खून है उनका। तो वहां पर कहां सनातन है? आप सनातन ढूंढने चले गए कांग्रेस के बीच में रह करके। अब प्रश्न उठता है भाजपा की तरफ। मैं कांग्रेस के जो आ रहा है उस पर प्रश्न नहीं उठा रहा। आज विजेंदर आया, पिछले बार विजेंदर 4 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था, दिल्ली से टिकट पाया, जमानत जब्त करा गया। अब फिर 4 दिन पहले भाजपा में आए, हो सकता है कहीं टिकट पाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कुछ विचार करके आता है। संजय निरुपम की अभी कोई सेटिंग नहीं हो पा रही, इसलिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। गौरव का सेटिंग हो गया इसलिए टिकट पा गया। नवीन जिंदल सवेरे पार्टी ज्वाइन किया और शाम को टिकट मिला। तो ये लोग सेट करके आते हैं, बात तय करके आते हैं। लेकिन जो लोग आज एक महाराष्ट्र का नेता कहा, हालांकि संजय निरुपम का पूर्वांचल होने के नाते मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि मेरे पूर्वांचल के बेटे को उसने कूड़ादान बोला। और आमतौर पर वहां के जो लोकल लोग होते हैं वो पूर्वांचली लोगों को कूड़े करकट ही समझते हैं, जबकि मुंबई के निर्माण में पूर्वांचलियों को योगदान है। पूर्वांचल हट जाए मुंबई भरभरा के गिर जाएगी, चरमरा जाएगी मुंबई। मैं वहां नहीं जा रहा, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस से निकाले हुए कूड़ा करकट है वो भाजपा को पूरा जब कांग्रेस बना देंगे तो भाजपा पार्टी विद डिफरेंस का क्या मतलब रह जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? यहां पर तो चर्चा होनी चाहिए, चुनाव से ठीक पहले होनी चाहिए। आखिर कब तक हम इस बात के लिए चुप रहेंगे कि भाई अब की बार मोदी सरकार? मेरा मानना है कि अब की होनी चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार ना हो इस बात के लिए अमेरिका लगा हुआ है। वो अपने सबसे पहले एजेंट अरविंद केजरीवाल का कितना मदद कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, अमेरिका के सारे पर, जर्मनी, कनाडा। अब जब हुआ कि भाई कुछ नहीं हुआ तो अमेरिका स्वयं आ गया सामने कि भाई अब जर्मनी ये इक्की दुक्की पौवा पंजे से कुछ नहीं होगा, हमको स्वयं मैदान में आना पड़ेगा। और अमेरिका स्वयं आया, कहा कि हमारी नजर है। आप समझ लीजिए कि अमेरिका को कितना चिंता है कि नरेंद्र मोदी ना आ जाए तीसरी कार्यकाल में।
क्योंकि अभी ही कई विश्व मंचों पर अमेरिका के राष्ट्रपति को दरकिनार करके लोग मोदी को मिल रहे हैं और मोदी को सुन रहे हैं, मोदी से पूछ रहे हैं, मोदी से बात कर रहे हैं। दुनिया की दो ध्रुव बट गई है, दो जगह युद्ध हो रहा है, इसराइल और फिलीपींस में युद्ध हो रहा है और रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अमेरिका मुंह ताक रहा है कि कोई हमसे कहे कि हमको मध्यस्थता करिए, हमारी बात करिए, हमको विचार करिए। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मोदी से बात करेंगे। और यह भारत की कूटनीति है कि फिलिस्तीन भारत को कह रहा है कि नहीं ठीक है, आप हमारे साथ हैं, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। और इजराइल कह रहा है कि हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, भारत जैसा दोस्त नहीं। यह पहली बार है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों भारत को ठीक कर रहे हैं। वही रूस और यूक्रेन में है कि रूस भी कह रहा है कि हम भारत पे खुश हैं, यूक्रेन भी कह रहा है कि हम भारत पे खुश हैं। इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय और इतनी बड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक को हर आदमी चाहता है कि हार जाए। मुझे भी यही इच्छा है, लेकिन इन सब के बीच में यह चर्चा तो हो भाई, पूरी टीम जीत रही का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे एक क्षेत्र जो है वो फील्डिंग में कमजोर है, फील्डिंग में सुधार होना चाहिए, तुम सर्वश्रेष्ठ क्यों बनेंगे। मेरा प्रश्न है कि मोदी जी को यह बात की चिंता है कि भाई महाराष्ट्र में मेरे पास पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा करने भर का कार्यकर्ता तैयार नहीं है, इसलिए अजित पवार की मदद की जरूरत है। ये नजदीकी लाभ के लिए ये उचित सोच है। मान लिया जैसे आपने कश्मीर में आतंकी के साथ समझौता किया, वो बाद में समझ में आए कि कितना बड़ा काम हुआ। हम जब सरकार में गए तब जाकर के वहां की चीजों को समझे और तब आज वहां 370 हटाने में कामयाब हो गए। तो मैं ये मानता हूं कि अजित पवार का केस माफ नहीं होगा, दबा रहेगा। माफ तो हो ही नहीं सकता, दबा रहेगा जब तक हमको वहां राजनीतिक लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो लोगों के मन में आपके प्रति अगाध आस्था थी, ये कूड़ा करकट आकर के आपके प्रति आस्था को कमजोर कर रहे हैं और ये सिर्फ अपने हित के लिए है। आपने देखा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य आया, 5 साल तक शासन का मजे लिया, अपना सारा केस बचवाया और जब उसको लेस मात्र संदेह हुआ कि कहीं ऐसा ना हो योगी जी अब की बार रिपीट ना करें, वो पहले अखिलेश का कूद करके चला गया। लेकिन देखा कि ये तो योगी आदित्यनाथ है, ये तो विजय रथ है भाई, ये तो रुकने वाला नहीं, अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी योगी ने छोड़ा है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तब वो छटपटा करता अखिलेश को भी छोड़ दिया। अब रोज रोज चिरौरी कर रहा है कि हमको मिल जाए टिकट, लेकिन योगी बाबा है, वो तो जिद अड़ जाते हैं, तोड़ जाते हैं। 2 बातें वीडियो में अंत में कहूंगा। मित्रों, मुझे खुशी होगी और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आए। दुनिया भर में भारत के गौरव को बढ़ाने व स्वर्णिम भारत का समय लौटाने के लिए मोदी का होना बड़ा जरूरी है, होना चाहिए। क्योंकि अब तक जितने आरोप इल्जाम मोदी पर लगे हैं उनमें से कभी किसी ने भी 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी जैसे इल्जाम नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया, लग ही नहीं सकता। किसी ने भी भाई भतीजावाद और परिवार को बढ़ाने का इल्जाम नहीं लगाया, लग ही नहीं सकता। एक वर्ग को दबाना और दूसरे वर्ग को उठाने की बात किसी ने नहीं लगाया, लग ही नहीं सकता। यह जननायक एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र मंदिर के जीर्णोद्धार में, निर्माण में, नींव में, उद्घाटन में बैठ रहा है और शिलान्यास में भी बैठ रहा है, और दूसरे तरफ दूसरे वर्ग को कह रहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देंगे। मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि जी नहीं, हम भगवान राम के त्योहार को नकारेंगे और ताजिया का त्योहार निकालेंगे, ऐसा नहीं कह रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में कहीं कोई धार्मिक दंगे की चर्चा हुई नहीं, क्योंकि ऐसा कोई उन्माद स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दिया गया, क्योंकि सब वर्ग खुश है। ऐसा होना चाहिए, इसी को हमको रिपीट करना है। लेकिन मित्रों, यह बात जरूर देखना चाहिए कि जो लोग बाहर से आते हैं वो जो पहले से अंदर है उसका अधिकार मारते हैं। कुरुक्षेत्र में जो नवीन जिंदल से 5 साल तक लड़ा है, उनके कंधे में कंधा मिलाकर उनको टक्कर दिया है, उनको चैन से जीने नहीं दिया, अपनी मनमानी करने नहीं दिया।
जब भाजपा ने सुबह बुला करके शाम को उसको टिकट थमा दिया तो वो कार्यकर्ता जो 5 साल तक उनके आंख में आंख डाल के बात किया, वो कैसे आंख मिलाता होगा। मोदी को यह भी सोचना चाहिए, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। उन कार्यकर्ताओं के दम पर ही पार्टी चलती है, तो उन कार्यकर्ताओं के भावनाओं को भी समझना चाहिए। और मेरा मानना है, अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता तो सरकार आए ना आए, मैं उस कार्यकर्ता को पहली प्राथमिकता देता जो जमीन पर मेरे लिए दरी बिछाया है, दीवार पर पोस्टर चिपकाया है और हमारे आने से पहले माइक लगा करके जय हो किया है। राज्यसभा लोकसभा में उसे भेजना चाहिए, क्योंकि वही पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। और वो जब पसीना पार्लियामेंट में खुशबू बनेगी, तब जाकर के उसको लगेगा सड़क के संघर्ष से लेकर के संसद के आराम को, तब उसे फर्क महसूस होगा और वो कहेगा कि हाँ, हर कार्यकर्ता को इसी तरह से लगन से मेहनत करना चाहिए। अगर मैं आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। लेकिन जब वो देखेगा कि 5 साल तक हम मेहनत किए हैं, लेकिन नवीन जिंदल उस पार्टी से आए और इस पार्टी से टिकट पा गए, आज ये आए वो आए, मैं कितने का नाम लूं, तो वो हतोत्साहित होगा। और कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया तो पार्टी खत्म हो गई। आज कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं, आज सपा के देख रहे हैं कि लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सपा का शीर्षस्थ नेता मुलायम सिंह के बराबर की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव को टिकट मिला हुआ, वो लड़ नहीं रहे। स्थिति इतनी विकट है। कांग्रेस का शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सोनिया गांधी सुरक्षित राज्यसभा में पहुंच गई, राहुल गांधी यूपी छोड़ करके वायनाड चले गए और प्रियंका गांधी के पति कह रहे हैं कि मुझे मालूम है प्रियंका नहीं लड़ पाएगी, हमको ही दे दीजिए, हम तो लड़ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। ऐसे स्थिति में देश को एकजुट रखना है तो मोदी को जिताना है, योगी को बढ़ाना है, लेकिन बाहर के कूड़े करकट को सीधा अपनाना है, यह नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान में राकेश परमार मैदान में, उनका स्वाभिमान बना रहे, उनके स्वाभिमान पर आंच न है। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और आम कार्यकर्ताओं की हमेशा हो विजय। धन्यवाद।